फर्म के अनुकूलतम व्यवहार के अंतर्गत जब कोई फर्म अपने दूसरे उद्देश्य के अनुरूप व्यवहार करे, यानी कांस्टेंट आउटपुट मैक्सिमाइजेशन करे, प्रतिबंधित उत्पादन अधिकतमकरण की नीति की अनुपालना करे, तो उस स्थिति में संतुलन कैसे होगा, इसको हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ फर्म क्या करेगी, मैक्सिमाइज करेगी आउटपुट को, उत्पादन को। तो मैक्सिमाइज Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल सब्जेक्ट। अब प्रतिबंध क्या होगा उसके सामने, लागत, सब्जेक्ट टू कॉस्ट इक्वल टू L डॉट PL प्लस K इंटू PK, या फिर C माइनस L इंटू PL माइनस K इंटू PK इक्वल टू 0। तो इसके लिए लॉन्ग रेंज फलन बनाएं। देखिए, ये एक जनरल डिस्कशन है, स्पेसिफिक एग्जांपल्स हम अलग से ले रहे हैं इसके बाद, जो भी कंसेप्ट के बाद में। तो लॉन्ग्रेंजियन फलन बनाएंगे तो v इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, क्योंकि हम z पिछला बना चुके हैं, प्लस म्यू। अब यहाँ लैम्डा की जगह म्यू हमने काम में लिया है, एक म्यू ब्रैकेट, ये मल्टीप्लाई हो रहा है c माइनस L इंटू PL माइनस K इंटू PK से। ठीक है, तो प्रथम क्रम की शर्त जो है, यहाँ उत्पादन अधिकतमकरण के लिए प्रथम क्रम की शर्त निकल के आएगी। ये जो लॉन्ग्रेंजियन फलन है, इसका v L के सापेक्ष, K के सापेक्ष और म्यू के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे, यानी प्रथम क्रम के अवकलज है उनके मान 0 के बराबर हों, 0। तो इसका करिए सब, डेल V बाई डेल L, L के सापेक्ष जब करेंगे तो FL यहाँ से माइनस, अब माइनस इन यहाँ से आएगा, म्यू इंटू PL इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से जब K के सापेक्ष में लॉन्ग्रेंजियन फलन का अवकलन करेंगे तो डेल V बाई डेल K इक्वल टू FK माइनस यहाँ से म्यू इंटू PK, ये इक्वेशन नंबर 2 हुई। और डेल V बाई डेल म्यू करेंगे तो C माइनस L इंटू PL माइनस K इंटू PK इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन हमें प्राप्त हुई, तीनों 0 के बराबर रखिए। यहाँ समीकरण 1, 2 पे विचार कीजिए। जब हम इनकी साइड बदलेंगे, FL इक्वल टू U इंटू PL हो जाएगा, म्यू इंटू PL, और FK इक्वल टू म्यू इंटू PK हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से 1 में 2 का भाग देंगे तो FL बाई FK इक्वल टू PL बाई PK, ये निकल के आया। क्या है ये, उत्पादन अधिकतमकरण की प्रथम क्रम की शर्त निकल के ये आई कि समलागत रेखा समोत्पाद वक्र को स्पर्श करें संतुलन बिंदु पर, तभी तो संतुलन होगा। फर्म के संतुलन की तो बात कर रहे हैं हम। तो अधिकतम उत्पादन का बिंदु विस्तार पथ पर भी स्थित होगा, क्योंकि ये विस्तार पथ का समीकरण भी है। ठीक है, अब इससे हम द्वितीय क्रम की शर्त इसके लिए निकालते हैं, पर्याप्त शर्त जिसे हम कहते हैं। उत्पादन अधिकतम करने के लिए द्वितीय क्रम की शर्त ये होगी कि संबंधित सीमाबद्ध हैसियन निर्धारक का मान, बॉर्डर हैसियन डिटर्मिनेंट का मान धनात्मक होगा। ठीक है, ये शर्त होगी। भाई मैक्सिमा मिनिमा हमने पढ़ा है, अगर मैक्सिमा निकालना है तो उसके लिए बॉर्डर हैसियन डिटर्मिनेंट धनात्मक और मिनिमा के लिए ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो बॉर्डर हैसियन डिटर्मिनेंट कैसे क्या होता है भाई, FL के माइनस PL फर्स्ट रो के एलिमेंट, सेकेंड रो के एलिमेंट होते हैं FK के माइनस PK, और थर्ड रो के माइनस PL माइनस PK इक्वल टू 0। ये बराबर होते हैं हमेशा, ये धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ से लिया है हमने, यहाँ इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 का, इक्वेशन 1 का जब L के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो FLL आया, K के सापेक्ष करेंगे तो FLK आएगा, और
म्यू के सापेक्ष करेंगे तो माइनस पी एल आएगा। तो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट यहाँ से लिए हैं, फर्स्ट इक्वेशन से, पहली समीकरण से पहली पंक्ति के अवयव आए। दूसरी पंक्ति का भी हम एल के और म्यू के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो दूसरी पंक्ति के अवयव निकल के आएंगे। वो कैसे क्या क्या होंगे भाई? जब एल के सापेक्ष करेंगे तो एफ के एल होगा, ठीक है। के सापेक्ष करेंगे तो एफ के हुआ, और ये प्लस के हैं। और जब म्यू के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ है म्यू, तो माइनस पी के होगा। ये सेकंड रो जो है, द्वितीय पंक्ति है उसकी हैसियन निर्धारक की, सारणी की, वो उसके अवयव हुए। इसी तरह से तीसरी पंक्ति के अवयव निकालने के लिए इसका हम एल के और म्यू के सापेक्ष एक बार और अवकलन कर दें। तो जब एल के सापेक्ष करेंगे तो देखिए एल यहाँ पे माइनस पी एल, के सापेक्ष करेंगे तो माइनस पी के, और जब म्यू के सापेक्ष करेंगे तो इसमें कहीं म्यू है ही नहीं, तो इसलिए जीरो हो गया, तो उसको जीरो लिख देंगे। तो थर्ड रो के जो एलिमेंट हुए वो हुए माइनस पी एल, माइनस पी के और जीरो, ठीक है। यहाँ से मैंने लिए हैं वो, जब ये यहाँ लिखे हैं ये, तो यहाँ से इक्वेशन 1, 2 और 3 का एल के और म्यू के सापेक्ष अवकलन करके प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंक्ति के अवयव प्राप्त किए गए। अब देखिए यहाँ प्रथम पंक्ति में से हम पी के, द्वितीय पंक्ति में से हम कॉलम कर लो, कॉलम ठीक रहेगा क्योंकि कॉलम में एक अंक शून्य है। तो तीसरे जो कॉलम है, तीसरा जो स्तंभ है, उसमें से हम पी के कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और तीसरी पंक्ति में से भी हम पी के कॉमन ले लेते हैं। जब देखिए सारणी के नियम आपने पढ़े हैं बहुत डिटेल में, अब वो सारी चीज़ें यहाँ पढ़ाने की नहीं रही, वहीं जाके इनको देखिए अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। जब तृतीय पंक्ति में से पी के कॉमन लिया तो तृतीय पंक्ति में बदलाव आएगा, बाकी किसी में नहीं आएगा। तृतीय पंक्ति में क्या बदलाव आएगा? चूँकि पी के ही कॉमन लिया, यहाँ पी के है नहीं, तो ये माइनस पी एल बाई पी के हो जाएगा, ये लिख दिया। और यहाँ पी के है तो माइनस पी के बटा पी के बराबर -1, और जीरो का तो जीरो ही रहना है। एक तो ये आया तीसरी पंक्ति में बदलाव। और तीसरे कॉलम से हम पी के कॉमन ले रहे हैं, तो पी के कॉमन तीसरी पंक्ति से, और पी के कॉलम लिया तीसरे स्तंभ से, तो बाहर हो गया पी के का स्क्वायर। अब तीसरे कॉलम में क्या बदलाव आ रहा है स्तंभ में कि देखिए यहाँ पी के है ही नहीं, पी के नहीं है तो फिर ये इसमें भाग देना पड़ेगा, तो माइनस पी एल बाई पी के, ठीक है। और यहाँ है माइनस पी के बाई पी के इक्वल टू 1, भाई इनमें भाग दे दीजिए, सीधा सीधा सा है। और तो इसकी वैल्यू आई -1 और इसकी वैल्यू 0, ठीक है। अब आप देखिए आगे चलिए, पी के स्क्वायर एफ एल के। अब यहाँ देखिए पी एल बाई पी के की जगह मैंने लिखा है एफ एल बाई एफ के, क्योंकि आपको पता है संतुलन में होता है भाई एफ एल बाई एफ के इक्वल टू पी एल बाई पी के, तो पी एल बाई पी के की जगह एफ एल बाई एफ के लिख दिया मैंने, तो माइनस एफ एल बाई एफ के, ये पहली पंक्ति हो गई। दूसरी पंक्ति में एफ के एल एफ के -1, और तीसरी पंक्ति में पी एल बाई पी के की जगह फिर से माइनस एफ एल बाई एफ के लिखा, और चिन्ह माइनस का ऑलरेडी है तो लिख दिया चिन्ह सहित, -1 0, ठीक है। अब आगे चलिए साहब, जब हम आगे चलते हैं तो इसमें देखिए कि तीसरी पंक्ति में से हम 1/f के कॉमन लेते हैं, तो तीसरी पंक्ति में बदलाव आएगा। अभी तो हम कॉमन ले रहे हैं, तीसरी पंक्ति में क्या बदलाव आएगा? देखिए इसमें एफ के है तो माइनस एफ एल हो जाएगा, और चूंकि यहाँ है ही नहीं तो इसलिए माइनस एफ के हो जाएगा। माइनस एफ के बटा माइनस एफ के बटा एफ के बराबर -1 होगा, तो वैल्यू सेम हो गई,
वैल्यू वही निकल के आनी चाहिए, और यहाँ 0। और तीसरे स्तंभ में भी बदलाव आ रहा है क्योंकि हम वहाँ से भी एक कॉमन ले रहे हैं 1/f के। तो बाहर कॉमन लिया 1/f के इंटू 1/f के, तो कॉमन लिया 1/f के का स्क्वायर, और पी के का स्क्वायर पहले से ही कॉमन चल रहा है। तो तीसरी स्तंभ में बदलाव -fl, क्योंकि इसमें तो f के है, इसका सीधा बाहर आ जाएगा, इसमें है नहीं, तो इसलिए -f के और 0 ये आ गया। अब देखिए ये क्या है, ये सीमाबद्ध हैसियत निर्धारक है। जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका सीमाबद्ध हैसियत निर्धारक का वही है ये। प्राइस ऑफ कैपिटल धनात्मक होगी ही होगी, और एफ के का मतलब है पूंजी की सीमांत उत्पादकता, और फिर उसका भी वर्ग, तो ये धनात्मक होगी, तो ये दोनों धनात्मक है। तो ऐसे में बॉर्डर हैसियत डिटरमिनेंट को धनात्मक होना चाहिए, तब जाके बॉर्डर हैसियत डिटरमिनेंट का मान धनात्मक होगा। तो सीमाबद्ध हैसियत निर्धारक डी धनात्मक है। इसका यह मतलब हुआ कि उत्पादन अधिकतम कर्ण के बिंदु पर उत्पादन फलन रेगुलर स्ट्रिक्टली क्वासी-कॉनकेव होगा, नियमित पूर्ण रूपेण अर्धनतोदर। तो ये द्वितीय क्रम की शर्त निकल के आई। इस तरह से जब फर्म अपने दूसरे उद्देश्य के अनुरूप व्यवहार करे, यानी प्रतिबंधित उत्पादन अधिकतम करे या उत्पादन अधिकतम करने का प्रयास करे दी हुई लागत के अनुरूप, तो उसके संतुलन की ये शर्त निकल के आती है। अब इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लेंगे, लेकिन अगर आज लेते हैं तो फिर ये थोड़ा लंबा डिस्कशन हो जाएगा, इसलिए बाकी एक और चीज़ इस पे डिस्कस कर लेते हैं। एक जो म्यू हमने काम में लिया है यहाँ पे, इसकी व्याख्या क्या है, इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे इसका जब हम ये होता क्या है इसको समझने की कोशिश करें। तो इसके लिए देखो, हर चीज़ को निकाल के लाना, व्युत्पादित करना, वो समझने का एक अच्छा तरीका है, उसकी तह में जाके बात करना। तो सबसे पहले हम उत्पादन फलन जो काम में लेते हैं, जो हमने लिया है जनरल प्रोडक्शन फंक्शन Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, इसका टोटल डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। इस कुल अवकलन इसका करेंगे तो DQ इक्वल टू FL इंटू DL प्लस FK इंटू DK हो जाएगा। और अभी आपने देखा है आपके इक्वेशन नंबर 1 में FL बराबर म्यू इंटू PL आया था, ठीक है, और एफ के बराबर म्यू इंटू पी के आया था, तो एफ एल की जगह वो वैल्यूज रख दीजिए। तो म्यू डी क्यू इक्वल टू म्यू इंटू पी एल इंटू डी एल प्लस म्यू इंटू पी के इंटू डी के। अब म्यू इधर भी कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, म्यू बाहर आ गया तो पी एल इंटू डी एल प्लस पी के इंटू डी के, ये आ गया डी क्यू बराबर। इसी तरह से लागत फलन का समीकरण लीजिए। तो लागत फलन हमने जो काम में लिया है C इक्वल टू एल इंटू पी एल प्लस के इंटू पी के, इसका टोटल डिफ्रेंशिएशन कीजिए। इसका कुल अवकलन जब हम करेंगे तो डी सी इक्वल टू पी एल इंटू डी एल प्लस पी के इंटू डी के होगा। अब बाकी प्रक्रिया में नहीं कर रहा, डेल सी बाय डेल एल वो वाला नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें फिर अब तो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो गई होगी निश्चित रूप से, ठीक है। अब जो आपने ये डी क्यू की वैल्यू निकाली थी, इसको डी सी के वैल्यू से विभाजित कर दिया, तो डी क्यू बाई डी सी आ जाएगा। डी क्यू बाई डी सी जब आप निकालेंगे तो देखिए क्यू में तो क्या था, म्यू पी एल इंटू डी एल प्लस पी के इंटू डी के, और ये विभाजित हो रहा है पी एल इंटू डी एल प्लस पी के इंटू डी के से, तो ये एक दूसरे का कैंसिल कर देंगे, बचेगा इधर म्यू, राइट हैंड साइड में म्यू बचा, तो डी क्यू बाई डी सी इक्वल टू म्यू। अब ये क्या है म्यू, भाई उत्पादन की सीमांत लागत का व्युत्क्रम है ये, क्योंकि उत्पादन की सीमांत लागत क्या है, उत्पादन की जो सीमांत लागत है, उत्पादन में एक इकाई परिवर्तन के कारण कुल लागत में होने वाला परिवर्तन, इसी तरह से तो परिभाषित करते हैं।
तो DC बाई DQ होता है उत्पादन की सीमांत लागत, जो कि हमने पिछले उसमें जो है कंडीशन में पिछले उद्देश्य में निकाला था। और अगर नहीं निकाल पाए तो अब फिर से एक बार आपके सामने रख दूंगा उसको। तो लैम्डा इक्वल टू DC बाई DQ होता है, इसलिए म्यू इक्वल टू 1 बाई लैम्डा या 1 बाई मार्जिनल कॉस्ट यह होगा। इसकी व्याख्या इस तरह से कर सकते हैं। शायद मैंने पिछले वीडियो में लैम्डा की व्याख्या नहीं की थी, तो अब मैं इस वीडियो में इसको दिखाता हूँ आपको। लैम्डा जो है वो क्या है, लैम्डा की जो विवेचना है ये कौन सी है, कौन सी स्थिति में बात कर रहे हैं हम, जब फर्म दिए हुए उत्पादन के अनुरूप लागत न्यूनतमकरण करे। कांस्टेंट कॉस्ट मिनिमाइजेशन की कंडीशन में हमने जो लैम्डा लिया था, ठीक है, तो उसकी विवेचना कर रहे हैं। लागत फलन क्या था, C या लागत समीकरण C इक्वल टू L इंटू पी एल प्लस के इंटू पी के। तो इसका जब हम कुल अवकलन करेंगे तो DC इक्वल टू पी एल इंटू डी एल प्लस पी के इंटू डी के हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो लागत न्यूनतमकरण की प्रथम क्रम की शर्तें हैं उनमें इक्वेशन नंबर 1 क्या आया था, पी एल इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ एल और पी के इक्वल टू दूसरा समीकरण लैम्डा इंटू एफ के। तो पी एल और पी के की जगह ये वैल्यूज़ रख दीजिए। तो लैम्डा इंटू एफ एल इंटू डी एल प्लस लैम्डा इंटू एफ के इंटू डी के। अब देखिए लैम्डा यहाँ पे भी है, लैम्डा यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लो। तो डी सी इक्वल टू लैम्डा ब्रैकेट एफ एल इंटू डी एल प्लस एफ के इंटू डी के आ गया। फिर उत्पादन फलन, जो कि सामान्य उत्पादन फलन हमारा है, क्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल एंड के, लेबर एंड कैपिटल, ये लिया। और इसका भी टोटल डिफ्रेंशिएशन किया। जब करेंगे तो डी क्यू इक्वल टू एफ एल इंटू डी एल प्लस एफ के इंटू डी के होगा इसका, ठीक है। अब डी सी बाई डी क्यू निकालिए, यानी जो आपने डी सी की वैल्यू निकाली थी उसको विभाजित कर दीजिए डी क्यू की वैल्यू से। तो डी सी की वैल्यू है वो है लैम्डा ब्रैकेट एफ एल इंटू डी एल प्लस एफ के इंटू डी के, और डी क्यू की वैल्यू एफ एल इंटू डी एल प्लस एफ के इंटू डी के। एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो बचेगा लैम्डा। तो डी सी बाई डी क्यू इक्वल टू लैम्डा बचा। अब ये डी सी बाई डी क्यू क्या है भाई, उत्पादन में परिवर्तन के फलस्वरूप लागत में होने वाले परिवर्तन, यही तो है। इसको क्या कहते हैं हम, सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत लागत उत्पादन में एक अतिरिक्त इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप कुल लागत में होने वाले परिवर्तन का माप को सीमांत लागत कहते हैं। तो यही बात कह रहे हैं यहाँ पे। तो लैम्डा यहाँ पर कांस्टेंट कॉस्ट मिनिमाइजेशन की स्थिति में जो हमने लिया है ये सीमांत लागत है, लेकिन हमने प्रतिबंधित उत्पादन अधिकतमकरण की स्थिति में कांस्टेंट आउटपुट मैक्सिमाइजेशन की जो कंडीशन में हमने क्या लिया था, म्यू काम में लिया था। और म्यू जो इंटरप्रिटेशन जब हमने किया है तो वो निकल गया है डी सी बाई डी क्यू, जो कि सीमांत लागत का व्युत्क्रम है, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।